जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए गणित के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे आने वाली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज हम लोग पार्ट 12 करेंगे। इससे पहले इसी तरह के 11 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने उनको नहीं देखा तो उनको भी ज़रूर देख लें। यकीन मानिएगा एग्ज़ाम के अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी खंबे को एक रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है और रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को रेलगाड़ी की लंबाई लेके आना होगा और हम जानते हैं कि दूरी का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। और आप जानते होंगे कि दूरी बराबर जो होता है चाल गुणा समय होता है। चाल गुणा समय, तो यहाँ पर हमें चाल भी दी गई है रेलगाड़ी की, और रेलगाड़ी की जो चाल दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। लेकिन इस 72 किलोमीटर प्रति घंटे में हम 5/18 का गुणा यदि करते हैं तो ये चाल मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो चाल मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो चुकी हैं और समय दिया है 12 सेकंड। तो 12 सेकंड का गुणा करेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई हमारे पास निकल कर आ जाएगी, वो भी मीटर में। तो 18 चुको होता है 72 और 5 चुक 20 और 20 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी 240 मीटर। ये 240 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि यही रेलगाड़ी अगर 360 मीटर लंबे पुल को पार करे तो कितने समय में पार करेगी। तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय, इस फॉर्मूले में मान रख दो। हमें रेलगाड़ी की चाल दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 5/18 का इसमें गुणा करना पड़ेगा और बराबर यहाँ पर यह रेलगाड़ी जब इस पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाएगी, यानी 360 में 240 को जोड़ देंगे। और यहाँ पर बटे में समय की जगह हमें टी लिख लेना है, क्योंकि हमें टाइम का मान यहाँ पर लेके आना है। 18 से इधर कैंसिल आउट होगा, 18 चुकू 72 हो जाएगा और इधर बचेगा 20। ये भाग का टी इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा और 360 में 240 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल 600 मीटर लंबाई बनेगी। अब हमें यहाँ पर टी का मान लाना है, तो यहाँ पर टी को इधर रखेंगे और 600 गुणा का 20 इधर आएगा, भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग 60 में देंगे तो 30 सेकंड अपना समय सेकंड में आ जाएगा। 30 सेकंड ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, किसी कक्षा में ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों का अनुपात दिया है। अपने को जो अनुपात दिया गया, एक तो ग्रामीण छात्रों का दिया गया अनुपात, शहरी छात्रों का दिया, शहरी छात्रों का ये दिया गया रेशो 4:7। और प्यारे साथियों याद रखना, ये रेशो इनकी संख्या का रेशो है। यहाँ पर बोला गया ग्रामीण छात्र और शहरी छात्रों के औसत प्रतिशत क्रमशः 65 और 63 है, मतलब इनका औसत दिया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग निकाल लेंगे। हम जानते हैं जो योग का फॉर्मूला होता है, योग बराबर आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या गुणा आंकड़ों का औसत। अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास योग आ जाएगा। तो ग्रामीणों का योग लाने के लिए 4 का गुणा इनके औसत से करना पड़ेगा। तो ग्रामीण का जो औसत है वो 65 है, 4 का गुणा 65 से करेंगे। और शहरी छात्रों का योग लाने के लिए 7 का गुणा यहाँ पर आपको करना होगा 63 से। अब आप ये मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो 4 5 20 कैरी 2, 4 छंग 24 और 2 हो जाएगा 26। इस प्रकार यहाँ पर जो शहरी वाला योग आएगा 7 या 21 कैरी 2 होगा, 7 छंग 42 और 2 हो जाएगा 44। प्यारे साथियों ये दोनों का योग आ चुका है। क्वेश्चन ने ये बोला कक्षा का संपूर्ण औसत बताओ, और हम जानते हैं कि औसत का जो फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, औसत यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आंकड़ों का योग जो बना हमारे पास 260 बना। अब पूरी कक्षा का औसत लाना है तो पूरी कक्षा का योग हम लोग यहाँ पर जोड़ लेंगे। 260 में हमें 441 को जोड़ना है और बटे टोटल जो संख्या बनेगी, 4 छात्र तो ग्रामीण हैं और 7 छात्र
शहरी हैं। तो टोटल छात्रों की संख्या 7 में 4 जोड़ा 11 बनेगी। अब औसत निकालने के लिए भाग लगा दो। तो यहाँ पर हमें आंकड़ों का योग करना पड़ेगा। 260 में 441 को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास 701 यहाँ पर निकलेगा योग, और बटे इसमें 11 का भाग लगा लो, आपका उत्तर आ जाएगा। 11 छंग 66 होता है और यहाँ पर बचेगा कितना 4, तो 41 हो जाएगा। 11 33, अब यहाँ पर 33 चला जाएगा 41 में से, तो हमारे पास 7 बचेगा, और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 7 को 70 बना लेंगे। अब 70 में 11 का भाग लगाएंगे, 11 छंग 66। इस प्रकार हमारे पास 63.6, ऑप्शन नंबर किस में दिया 63.6, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपको दिया गया है और 25% छूट देने के बाद एक दुकानदार वस्तु को 15% हानि पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे आप लोग? आपको पता है कि हमें क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया गया। अगर अंकित मूल्य दिया गया है तो हम जानते हैं कि 2720 अंकित मूल्य है, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 25% छूट दी जा रही है। तो प्यारे साथियों, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, और यदि हम लोग क्या करेंगे 2720 रुपये पर 25% की छूट देंगे तो यहाँ पर 75% इसका विक्रय मूल्य बनेगा। तो यहाँ पर हम पहले विक्रय मूल्य कितने में वस्तु बेची जा रही है ये निकाल लेंगे। तो 25 या 75 होता है, 25 चुक 100, 4 से इधर कट करेंगे, 4 छंग 24 और 3 बचेगा, 4 8 32 और ये 0। अब हमें यहाँ पर 3 का गुणा 680 से करना है, तो 0, 3 8 24 हो जाएगा, कैरी 2, 3 छंग 18 और 2 20, 2040 क्या हो जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन ने ये बोला कि 15% हानि पर बेची गई है वस्तु। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो हानि होती है, लाभ होता है, ये सभी क्रय मूल्य पर होता है। तो जो भी क्रय मूल्य होगा ये 100% होगा, और 15% हानि पर बेचा गया मतलब क्रय मूल्य का यदि हम 85% निकालेंगे तो विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा जो हमने निकाल लिया है 2040। तो 2040 यहाँ बराबर में आएगा। अब यहाँ से क्रय मूल्य का मान निकाल लेंगे, तो 2040 और भाग का 100 इधर आएगा तो गुणा में, और गुणा का 85 इधर लेके आएंगे, भाग में चला जाएगा। 17 से काटेंगे, 17 पंज 85 होता है, 17 एकम 17, 3 बचा, 17 दूनी 34 और ये 0। अब 5 का भाग 120 में लगाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचा और 5 चौके 20 और 2 0, ये 100 वाले भी आएंगे। तो 2400 रुपया जो बनेगा इस वस्तु का क्रय मूल्य बनेगा, और क्वेश्चन में हमसे क्रय मूल्य ही पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपको दिया गया है 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपात और 5 और 3 के बीच में तृतीयानुपात में अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 1.8 और उसके बाद में 3.2, इनका मध्यानुपात निकालेंगे। तो मध्यानुपात निकालने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। मध्यानुपात का मतलब ये होता है कि हमें बी का मान निकालना है। तो बी का मान जब भी निकालना होता है तो हम लोग ए गुणा सी करनी के अंदर करते हैं। तो यहाँ पर बी का मान यानी मध्यानुपात आ जाएगा। तो रूट के अंदर ए का मान अपने को दिया गया 1.8 गुणा में सी का मान अपने को दिया गया 3.2। आप इसे करनी से बाहर लाओगे, 18 दूनी होता है 36, कैरी आएगा 3, 18 54 और 3 हो जाएगा 57। लेकिन यहाँ पर एक अंक के पहले 32 में दशमलव हैं और इकाई तरफ से एक अंक के पहले 1.8 में दशमलव हैं। तो यहाँ पर टोटल 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा और लग जाएगा करनी। तो यहाँ पर करनी के अंदर 5.76 आएगा, और ये 576 जो वर्गमूल होता है ये याद रखना 24 का वर्ग होता है। और प्यारे साथियों याद रखना 2 अंक के पहले दशमलव है, जब वर्गमूल हटाते हैं तो 1 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, यानी मध्यानुपात का मान कितना आएगा? तो बी का मान अपने पास 2.4 निकल कर आएगा। अब क्वेश्चन ने हमसे ये कहा गया कि 5 और 3 के बीच में तृतीय अनुपात निकालना है। तो 5 और 3 के बीच में तृतीय अनुपात अपन निकालेंगे। तृतीय अनुपात हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो जब भी 2 डेटा आपको दिया जाए और तृतीय अनुपात आपको निकालना रहे, यानी सी का मान निकालना हो, तो प्यारे साथियों आपको सी का मान लाना है। तो इसका मतलब आपको करना पड़ेगा b² बटे में a।
तो आपका सी का वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर सी बराबर रखोगे, बी का वर्ग मतलब बी वाली संख्या 3 है, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और बटे में ए लिखेंगे मतलब 5 लिखेंगे। 5 का भाग 9 में लगाएंगे तो यहाँ पर 5 कम 5 4 बचेगा, दशमलव लगाया 40 हुआ और 5 8 40 1.8, यानी कि तृतीय अनुपात कितना बनेगा 1.8। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि इन दोनों में अंतर बताओ, जो मध्यानुपात आया और जो तृतीय अनुपात आया इसमें अंतर बताओ। तो बड़े मान में से छोटा मान घटा दो, बड़ा मान 2.4 है और इसमें से हम घटा देंगे 1.8, तो हमारे पास अंतर आ जाएगा। 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, ये 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 और 1 अंक के पहले पुनः दशमलव लग जाएगा, 0.6 अंतर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से भाज्य है? ऐसी संख्या का चुनाव करना है जो 24 से कटती है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर 24 का रूल हमें बना लेना है। तो 24 का रूल ये होता है कि कोई भी दुनिया की संख्या यदि 8 से कटती है और 3 से कटती है तो 8 गुणा 3 24 होता है, इसलिए वो संख्या 24 से भी कटेगी। मतलब उस संख्या में 8 से विभाजित होने का रूल भी लगना चाहिए और 3 से विभाजित होने का रूल भी लगना चाहिए। तो प्यारे साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 8 से विभाजित होने का रूल ये है कि किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंक, तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन नंबर 1 में आखिरी के 3 अंक कितना दिया 718, अगर ये 8 से कट गया तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 8 का भाग लगाएंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 बचेगा तो 78 बना, ये 8 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या भी याद रखना 24 से विभाजित नहीं हो सकती। अगर ये 3 से विभाजित हो जाती है तो भी ये संख्या 24 से विभाजित नहीं हो सकती, क्योंकि 24 से विभाजित होने के लिए 8 से डिवाइड होना भी ज़रूरी है और उसके बाद 3 से विभाजित होना भी ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, क्योंकि आखिरी के 3 अंक ऑप्शन नंबर 2 में 810 हैं और 810 में अगर हम 8 का भाग लगाएंगे आखिरी 3 अंकों में तो ये भी नहीं कटेगा। इस प्रकार आखिरी के 3 अंक अपने को किस में दिया, तीसरे ऑप्शन में, इसमें 804 बनेगा आखिरी 3 अंक और इसमें अगर 8 का भाग लगाएंगे तो ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आखिरी के 3 अंक देखिएगा 8 से कट रहे हैं, यानी 8 9 72 और 1 बचा 8 दूनी 16 और 3 से विभाजित होने की शर्त भी इसमें लग जाएगी। इस प्रकार आपका जो सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन दिया गया, इसका मान हमें बताना। तो यहाँ पर आपको वी बोर्ड मास रूल लगा लेना है। वी बोर्ड मास का मतलब ये होता है कि सबसे पहले कोष्टक, रेखा कोष्टक सोल्व होता है और क्वेश्चन में यदि रेखा कोष्टक नहीं है तो बी फॉर ब्रैकेट होता है, यानी कोष्टक, कोष्टक सोल्व होता है। कोष्टक भी नहीं है तो फिर ऑफ सोल्व होता है। ऑफ का मतलब होता है काके की, काके की हमें क्वेश्चन में नहीं दिया तो फिर बारी आती है डिवीजन की, यानी सबसे पहले इस क्वेश्चन में भाग को सोल्व करेंगे और भाग को सोल्व करने के लिए 3 का भाग पहले 15 में देंगे, 3 5 15, बाकी को आप ऐसा ही लिख लो। तो बाकी क्या है यहाँ पर 35 माइनस 5 और गुणा में 7 और प्लस का 4। अब भाग सोल्व हुआ, अब बारी है गुणे की। तो एम फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा सोल्व करेंगे और गुणा यहाँ पर करेंगे पहले 7 गुणा 5 का, तो यहाँ हो जाएगा 35 माइनस 7 5 होता है 35 और प्लस का हो जाएगा 4। प्यारे साथियों यहाँ पर गुणा सोल्व होने के बाद बारी आती है प्लस की, यानी एडिशन, ए फॉर एडिशन, तो इनको जोड़ लो। 35 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39 और 39 में से पुनः 35 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, क्वेश्चन में बोला गया कौन सी संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। प्यारे साथियों कोई भी दुनिया की संख्या अगर 15 से विभाजित है तो यहाँ भी रूल लगा लेंगे, यानी जो संख्या 5 गुणा 3 करने पर 15 बनता है, तो जो संख्या 5 से विभाजित होगी और जो संख्या 3 से विभाजित होगी पूरी वो संख्या डेफिनेटली 15 से भी विभाजित हो जाएगी। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है। 5 से विभाजित होने का रूल ये होता है कि किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, वही संख्या सिर्फ 5 से विभाजित होती है। तो पहला ऑप्शन तो 5 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए सही जवाब नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ऑप्शन 5 से विभाजित है, लेकिन 3 से चेक करना पड़ेगा। अब 3 का रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, इसमें अंक जो यूज़ हुए हैं 2, 3 और 4, 5 और 0, इन सब का योग करो। अगर ये योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो फिर पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में 3 का भाग नहीं जाता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब अपन ऑप्शन नंबर सी को चेक करें, क्या ये 3 से कटेगा? तो अंकों का योग करो, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 1 जोड़ा 9, मतलब अंकों का योग किया तो 9 बना, 9 3 से विभाजित होता है। तो ये संख्या 3 से विभाजित है और ये संख्या 5 से भी विभाजित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, 360 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? प्यारे साथियों, जब भी आपको टोटल गुणनखंड लाना हो, क्या करोगे? जो भी संख्या दी जाए आप इसे घात में कन्वर्ट कर लो। आप कहोगे घात में कन्वर्ट कैसे कर लें? तो आप इसके फैक्टर कर लो, इसे काटो छोटे से छोटे नंबर से। सबसे पहले इसको 2 का भाग लगाओ तो ये 180 बार कटेगा, 180 में भी 2 का भाग जाएगा तो ये 90 बार कटेगा, 90 में 2 का भाग देंगे तो ये 45 बार कटेगा, 45 में हम लोग 3 का भाग देंगे तो ये 15 बार कटेगा, और उसके बाद 3 में 15 में 3 का भाग एक बार हो जाएगा, 3 5 15, और अब ये संख्या 5 जो बची है 5 से ही कटेगी। इस प्रकार इसके फैक्टर कर लेना है और घात में कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर समझो 2 कितनी बार आया? 3 बार, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा में 3 कितनी बार आया? 2 बार, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा में 5 कितनी बार आया? 1 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 1। इस प्रकार से दिए गए प्रश्न में संख्या को घात में कन्वर्ट कर लेना है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कुल गुणनखंड। तो प्यारे साथियों, जब भी कुल गुणनखंड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में पूछा जाए, आपको क्या करना है? जो संख्याएं अपन ने घातों में बदली हैं, इन घातों में हमेशा 1 जोड़ना है। जैसे यहाँ पर घात 3 बनी तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 2 में 1 जोड़ा तो कितना? 3 बनेगा, और 1 में 1 जोड़ा तो 2 बनेगा। तो घातों में 1 जोड़कर इनका आपस में गुणा कर दो तो कुल गुणनखंड इस क्वेश्चन के आ जाएंगे। 4 3 12, और 12 का गुणा 2 से करेंगे 24। इस प्रकार 360 के जो टोटल धनात्मक गुणनखंड होंगे 24 होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। प्यारे साथियों, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ने कहा कि जो क्रय मूल्य रहेगा अंकित मूल्य का 64% रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग वस्तु का अंकित मूल्य मान लेंगे। अंकित मूल्य माना वस्तु का 100 रुपया है। अब यह कह रहा कि जो क्रय मूल्य रहेगा अंकित मूल्य का 64% रहेगा, तो यहाँ पर अपन क्रय मूल्य भी बना लेंगे। अब अंकित मूल्य का 64% निकालेंगे तो 100 का 64% अगर अपन निकालेंगे 64/100, तो वापस अपने पास 64 ही आएगा। 100 का आप कितना भी प्रतिशत निकालोगे उतना ही आएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना बना? तो 64 बना। फिर क्वेश्चन ने ये बोला अगर आप वस्तु को खरीदते हो तो 12% की छूट मिलती है। अब छूट किस पर दी जाती है? हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, और 12% डिस्काउंट मिलेगा 100 पर। तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा? वस्तु का विक्रय मूल्य 100 का 12% निकालोगे तो 12 ही आएगा, और 12 का डिस्काउंट मिल जाएगा 100 पर, तो विक्रय मूल्य 88 यूनिट बनेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला लाभ का प्रतिशत बताओ, तो लाभ का फॉर्मूला जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप 88 रुपये में अगर बेच रहे हो तो आपने खरीदा था 64 में, लाभ कितने का हुआ? तो 88 माइनस 64 कर लो। तो यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। तो लाभ कितना आया? 64 यूनिट का आया। अब हमें निकालना है लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? 24 बटे में क्रय मूल्य कितना बनाया? 64 बनाया, और गुणा में करोगे 100 तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 से कटेगा, 8 तिया 24, 8 अठिया 64। आप क्या करो, 4 से 8 को काटोगे 2 बार,
4 से 100 कटेगा 25 बार, 25 या 75, और 75 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास लाभ का प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 का भाग लगाओ 75 में, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 साथी 14, 1 बचा, दशमलव लगाओ 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 2 पंज 10, यानी 37.5% का यहाँ पर लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एक घड़ी का अंकित मूल्य दिया है 400 रुपये और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 20 रुपये की हानि होती है। प्यारे साथियों, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अपने को प्रश्न में क्या दिया, अंकित मूल्य दिया, अंकित मूल्य दिया गया है प्रश्न के अंदर 400 रुपये। अब 400 रुपये पर 25% की कटौती, कटौती का मतलब होता है छूट, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, इसलिए हम क्या करेंगे, 400 का 25% डिस्काउंट निकलेगा तो 75% निकालेंगे, जिससे हमारे पास वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। 25 या 75, 25 चुकू 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 100 को तो 00100, यानी कि 300 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य बनेगा। और क्वेश्चन में ये बोला गया कि 320 रुपये में अगर वस्तु बेची जाती है, 300 रुपये में यदि वस्तु बेची जाती है तो 20 रुपये की हानि होती है। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपये होने चाहिए, तभी तो 300 में बेचने पर 20 की हानि होगी। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हानि का परसेंट बताओ, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य। हानि कितनी है, 20 की, और क्रय मूल्य बटे में आएगा यानी कि 320, और गुणा में 100 करोगे तो हानि का प्रतिशत निकल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से 32 को काटेंगे तो 16 बार कटेगा, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 16 को 4 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, और 100 को 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा। अब 25 में 4 का भाग देंगे, 4 छंग 24, 1 बचा, और बटे में वापस 4 को लिखेंगे तो 6 सही 1/4% हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। प्यारे साथियों, यकीन मानिएगा, प्रतिदिन अगर आप मैथ का क्लास देखते और अच्छे से समझते हैं तो आपकी एग्ज़ाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। धीरे धीरे करके आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आप लोग बने रहें उत्कर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।